सवाल सुनिए आप अच्छी तरीके से। इटली का प्रथम चित्रकार कौन था जिसने परंपरागत बेंजाइट बेंजा बेन बेंजेंटाइन शैली के स्थान पर मानव एवं प्रकृति पर अनेक चित्र चित्रित किए? वो कौन था? चार ऑप्शन है, मैं पहले बोर्ड पे लिख देता हूं, उसके बाद में देखेंगे। तो देखो, इटली इटली का प्रथम चित्रकार जिसने परंपरागत बाइजेंट बाइजेंटाइन बाइजेंटाइन शैली के स्थान पर मानव एवं प्रकृति पर अनेक चित्र बनाए। सवाल ये है, यह है, इसके चार ऑप्शन भी बता देता हूं। नंबर पहला है जिएटो, दूसरा ऑप्शन है जेलोटी, तीसरा ऑप्शन है फ्रांस जेलिको, और डी ऑप्शन है मेसेसियो। बिल्कुल आपको ये समझ में आ गया होगा। सवाल लिख दिया है मैंने। इटली का प्रथम चित्रकार जिसने परंपरागत बाइजेंटाइन शैली के स्थान पर मानव एवं प्रकृति पर अनेक चित्र बनाए। नंबर ऑप्शन है जिएटो, बी जलोटी, फ्रांस जेलिस्को और मेसेसियो। तो इसका आंसर है भाई जिएटो। ये जिएटो आंसर होगा इसका। बिल्कुल आप पुनर्जागरण रेनेसां में पढ़ोगे तो बिल्कुल आंसर मिल जाएगा। जिएटो है इसका राइट आंसर। ये क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 25। इसमें कूट वाचन करवा रहा है। एक साइड में मतलब पुस्तकों के नाम है, ये वर्ल्ड हिस्ट्री चल रहा है दोस्तों, वर्ल्ड हिस्ट्री वाला पेपर है, ये पेपर सेकंड है। तो एक साइड में पुस्तकों के नाम और उधर लेखक है, इसको कूट वचन करवा रहा है। नीचे फिर कूट दे रखा है एबीसीडी में। कूट वचन आप जानते हो, मिला करके एक ए में क्या आएगा, बी में क्या आएगा, सी में क्या, इस तरह से मैं कूट लिख दे रहा हूं। ए वाला है रिफॉर्म्ड चर्च, बी है इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन, सी ऑप्शन है लोलार्ड्स और डी ऑप्शन है द 95 थीसिस। डी है द 95 थीसिस। ये है, ठीक है। अब दोस्तों पेपर आप देख लेना, ये 2025 वाला पेपर है। मैं इसको सीधा मिला रहा हूं, आपको आंसर दे रहा हूं, डायरेक्ट आंसर दे रहा हूं, मिला आंसर आप फिर मिला लेना पेपर से और इसके नोट्स भी बना के देना। तो रिफॉर्म जो देखो, इसका जो सही आंसर है 95 थीसिस का तो पता ही है, मार्टिन लूथर ने लिखी थी। ये जो
95 थीसिस है। हाँ, इस साइड में लोलार्ड्स, ये जो लोलार्ड्स थे, ये जॉन वाइक्लिफ के अनुयायी थे। जॉन वाइक्लिफ, जॉन वाइक्लिफ के अनुयायी थे लोलार्ड्स। लोलार्ड्स जॉन वाइक्लिफ के अनुयायी को लोलार्ड्स बोलते हैं। 95 थीसिस ये लिखी थी मार्टिन लूथर ने। मार्टिन लूथर ने, ठीक है। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन, ये जो लिखा था इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन, जॉन कैल्विन ने ये लिखी थी। जॉन काल्विन, ये यहां से मिल रहा हूं, जॉन काल्विन, जॉन काल्विन, ये इससे मिल गया। सॉरी, ये हो गया जॉन काल्विन। जॉन काल्विन, ये इससे मिल गया। अब रह गया रिफॉर्म्ड चर्च, तो वो है ज्विंगली, इसका है ज्विंगली। ज्विंगली, ज्विंगली, ये सही मैच है इसका दोस्तों, ये इसका सही मैच है। आप इसको आप नोटबुक में उतार लीजिए, या रेनेसा की पुस्तक हो तो उसको देख लें। रिफॉर्म जो चर्च, ये ज्विंगली से संबंधित है। ये रिफॉर्म चर्च जो पुस्तक लिखी थी वो ज्विंगली ने लिखा था। इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन नामक पुस्तक ये जॉन काल्विन की रचना है। और लोलार्ड्स जो जॉन वाइक्लिफ के अनुयायियों को लोलार्ड्स बोलते हैं। 95 थीसिस ये मार्टिन लूथर की करती थी, ठीक है, जिसको वहां पर विटेनबर्ग विश्वविद्यालय के गेट पर लगा दिया था और मतलब रोमन चर्च का विरोध किया था, ठीक है। तो ये सवाल आ गया क्वेश्चन नंबर 25वां, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, गलती हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छब्बीसवां, इसमें एक क्वेश्चन है। 26वां जो क्वेश्चन दे रखा है वो ये है कि द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म नामक पुस्तक किसने लिखी थी। डायरेक्ट आंसर है, 4 ऑप्शन है, मार्टिन लूथर, मैक्स वेबर, एडम स्मिथ और माल्थस। मैं इसको लिख दे रहा हूं बोर्ड पे ताकि आप समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26वां, तो निम्नलिखित में से किसने किसने द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म नामक पुस्तक लिखी थी। यह है सवाल, ठीक है। इसके 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में लिख रहा हूं। ए ऑप्शन है मार्टिन लूथर, बी ऑप्शन है मैक्स वेबर और सी ऑप्शन है एडम स्मिथ और डी ऑप्शन है माल्थस। ये तो अब आपके सामने चारों ऑप्शन आ चुके हैं, आंसर दे सकते हो आप डायरेक्ट कमेंट करके, जिसको भी बंदे को आता है। तो इसका आंसर आएगा मैक्स वेबर।
ये वाला आंसर सही है, मैक्स वेबर। ये द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ये पुस्तक लिखी थी मैक्स वेबर ने, मैक्स वेबर ने लिखी थी। वेनेसा की पुस्तक उठा के देख लेना, ये मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। हम्म 27 वाला सवाल है कि डार्विन की अनुभववाद और विज्ञान के प्रति प्रतिबद्धता खालिस्तान दोनों को प्रतिबंधित करती है। ये सवाल है, मैं लिख दे रहा हूं। डार्विन की अनुभववाद और विज्ञान के प्रति प्रतिबद्धता फिर यहां खालिस्तान है, दोनों को प्रतिबिंबित करती है। सवाल ये है कि डार्विन के अनुभववाद और विज्ञान के प्रति प्रतिबद्धता खालिस्तान दोनों को प्रतिबंधित करती है। चार ऑप्शन है। नंबर एक, ए वाला ऑप्शन है प्रमाण और सद्गुण, प्रमाण और सद्गुण। बी ऑप्शन है वैज्ञानिक क्रांति तथा प्रबोधन, वैज्ञानिक क्रांति तथा प्रबोधन। सी ऑप्शन है आधुनिक दृष्टिकोण तथा मानववाद, आधुनिक दृष्टिकोण तथा मानववाद। डी ऑप्शन है संशयवाद तथा रहस्यवाद, संशयवाद तथा रहस्यवाद। ये चार ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, ये चार ऑप्शन आपको मिल चुके हैं। तो सवाल वापस से रिपीट कर रहा हूं मैं कि डार्विन के अनुभववाद और विज्ञान के प्रति प्रतिबद्धता खालिस्तान दोनों को प्रतिबिंबित करती है। तो इसमें से कौन सा सही राइट आंसर है? चार ऑप्शन है प्रमाण और सद्गुण, वैज्ञानिक क्रांति तथा प्रबोधन, आधुनिक दृष्टिकोण तथा मानववाद, संशयवाद तथा रहस्यवाद। तो इसका जो जो राइट आंसर है वो ये है बी वाला, बी। ये बी वाला सही है भाई। वैज्ञानिक क्रांति और प्रबोधन का मतलब रेनेसा होता है, पुनर्जागरण। तो डार्विन का इन दोनों के प्रति प्रतिबिंबित करती है, मतलब दोनों को प्रतिबिंबित करेगी, वैज्ञानिक क्रांति और प्रबोधन, क्योंकि प्रबोधन हुआ जब भी वैज्ञानिक क्रांति हुई थी। तो यहां तक क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28वां। इसमें सवाल यह है कि औद्योगिक क्रांति के दौरान आर्थिक उत्पादन हाथ और औजारों से शक्तिशाली मशीनरी पर स्थानांतरित हो गया, जो मुख्यतः ईंधन से चलती थी। इसमें भी चार ऑप्शन है और फिर कूट दिया गया है। ए ऑप्शन है पेट्रोल, बी है डीजल, सी है कोयला, डी है बाफ। फिर इसमें कूट दिया गया है ए और बी और सी, ए और डी और सी और डी। इस तरीके से क्वेश्चन दिया। क्वेश्चन में उतार देता हूं, कूट वाचन आप देख लेना। पेपर ये हिस्ट्री का सेकंड पेपर है, जो वर्ल्ड हिस्ट्री चल रही है अभी। तो 28वां सवाल है औद्योगिक क्रांति के दौरान, औद्योगिक क्रांति के दौरान उत्पादन
हाथ के औजारों से शक्ति चालित मशीनरी पर स्थानांतरित हो गया जो मुख्यतः ईंधन से चलती थी। ठीक है, ये इसके 4 ऑप्शन भी लिख रहा हूं मैं। ए है पेट्रोल, बी है डीजल, सी है कोयला और डी है बाफ। अब दोस्तों डायरेक्ट इसने ऐसे नहीं पूछा, इसने देखो मैं आपको कैमरे में बता दूं, कूट वचन किया है। मतलब यानी इस तरह से पूछा है, इसने यूं पूछा है, ए में ए व बी, बी में सी व डी, इस तरीके से सी में, इस तरीके से डी व ए, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा है। तो इसका जो कूट बचन, अब हमें कूट बनाना, तो इसका कूट बनेगा बाप और कोयला है, ये वाला सी और डी वाला। उसका जो कूट बनेगा सी और डी, सी और डी, ये सही आंसर होगा इसका। सी और डी, ये दोनों सी और डी, ये कूट होगा इसका, ये सही आंसर होगा। और ये रेनेसा की पुस्तक में आपको मिल जाएगा इजीली। पुनर्जागरण में औद्योगिक क्रांति पढ़ोगे तो बिल्कुल आपको मिलेगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। इसमें दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक क्रांति का परिणाम नहीं था। ये पूछा है, निम्न में से कौन सा औद्योगिक क्रांति का परिणाम नहीं था, ये सवाल पूछा है। तो देख ले, इसमें सवाल लिख देता हूं मैं पहले। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक क्रांति का परिणाम नहीं था। ये है, इसके 4 ऑप्शन भी बता रहा हूं साथ के साथ ही। ए है कारखाना व मजदूर वर्ग का उदय, कारखाना व मजदूर वर्ग का उदय। बी ऑप्शन है साम्राज्यवाद का विकास, साम्राज्यवाद का विकास। सी ऑप्शन है कुटीर उद्योगों का पतन, कुटीर उद्योगों का पतन। डी है नगरीय केंद्रों का पतन, नगरीय केंद्रों का पतन। ठीक है, यह है सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक क्रांति का परिणाम नहीं था। 4 विकल्प दे रखे हैं। पहला कारखाना व मजदूर वर्ग का उदय, दूसरा साम्राज्यवाद का विकास। देखो ये तो कारखाना और मजदूर वर्ग का उदय हुआ था जब औद्योगिक क्रांति होगी, तो मजदूर चाहिएंगे और कारखाने को, मशीनरी को सही करने वाले मैकेनिक वगैरह, तो ये तो होना ही होना था औद्योगिक क्रांति की वजह से। तो ये आंसर हो नहीं सकता। साम्राज्यवाद का विकास, जब से औद्योगिक क्रांति शुरू हुई तब से अंग्रेज, फ्रांसीसी, ये लोग दूर दूर जाकर के अपने साम्राज्य का विकास करने लग गए। साम्राज्यवाद
की होड़ होने लग गई विदेशों के अंदर, तो ये भी नहीं हो सकता। कुटीर उद्योगों का पतन, बिल्कुल कुटीर उद्योग थे जो छोटे हाथ से बनाए जाते थे, उन उद्योगों का पतन हो गया और अब लार्ज स्केल पर बड़ी बड़ी जो मिलें हैं, लंकाशायर मिल है, योर्कशायर मिल है, न्यू हैम्पशायर जैसे बड़े बड़े जो शहर बने, वहां पर बड़ी बड़ी मिलें थी, वहां से एक बार में एक एक हजार मीटर कपड़े की थान निकलती थी। तो कुटीर उद्योगों का पतन हो गया। चौथा है नगरीय केंद्रों का पतन है। ये नहीं हुआ था क्योंकि नगर तो और बन गए थे, जैसे औद्योगिक क्रांति का विकास हुआ तो नगरों का विकास हुआ, नगर बने। तो वो पूछ रहा है परिणाम नहीं था, तो पतन नहीं हुआ था। ये इसमें डी सही है, इसमें डी सही है। आप औद्योगिक क्रांति पढ़ोगे ढंग से तो ये सवाल हूबहू मिल जाएगा, ऐसे का ऐसा ही। ये क्वेश्चन नंबर 29 हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 हुआ। आज इतना ही बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 30वां देख लो। सवाल ये है कि इटली के नाविक वेरा जनो ने 1524 में किस नए क्षेत्र को खोज निकाला? ये ऑप्शन दे रहा है आसान द्वीप से मेडागास्कर, दूसरा उत्तरी कैरोलिना से न्यूयॉर्क तक की खाड़ियों का क्षेत्र, तीसरा अटलांटिक महासागर से न्यूफाउंडलैंड, चौथा दक्षिण अमेरिका के दक्षिण छोर से फिलीपीन द्वीप समूह। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। टिपिकल है क्वेश्चन, लेकिन अभी इसको भी सोल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं। देखो, इटली के नाविक वेरा जनो ने 1524 में किस नए क्षेत्र को खोज निकाला? यह सवाल है। सवाल साफ साफ दिख रहा है आपको बोर्ड पे कि इटली के नाविक वेरा जनो ने 1524 में किस नए क्षेत्र को खोज निकाला। चार ऑप्शन है, वो भी दे रहा हूं मैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो है आशा अंतरिक्ष से मेडास, आशा अंतरिक्ष से मेडागास्कर, मेडागास्कर। बी ऑप्शन है उत्तरी कैरोलिना से न्यूयॉर्क तक की खाड़ियों की खोज। ठीक है। तीसरा है अटलांटिक महासागर से न्यूफाउंडलैंड और डी है दक्षिण अमेरिका के दक्षिण छोर से फिलीपीन द्वीप समूह। ये चार ऑप्शन हो गए। ये चार ऑप्शन है। अब इन चारों ऑप्शन में कौन सा आंसर सही है, तो मैं डायरेक्ट बिना सवाल गवाए हुए बता देता हूं आंसर इसका। इसका आंसर आएगा सी, ये वाला। तो अटलांटिक महासागर से न्यूफाउंडलैंड तक का क्षेत्र इस वेरा जानो ने 1524 में खोज करके बताया था दुनिया को। तो दोस्तों आज मैं इतना ही बताऊंगा, और मैंने कहा कि मेरे पास ये बोर्ड वगैरह लिमिटेड है, मैं काम कर रहा हूँ। जिन भाई वो समर्थ हो, जो समर्थवान भाई है, तो मैं क्यूआर कोड सेंड कर दूंगा, वो थोड़ी बहुत मेरी मदद कर सकता है।
ताकि मैं और आपको अच्छी तरीके से बेहतरीन तरीके से पढ़ा सकूं। तो आज के लिए इतना ही काफी। जय हिंद, जय भारत।